नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे झांसी की। बता दें कि बुंदेलखंड में लठमार होली खेली गई है। तो ब्रज की होली पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। होली के त्योहार पर दूर दराज से लोग ब्रज की होली का आनंद लेने वहां पहुंचते हैं। उसी तरह से बुंदेलखंड के झांसी में भी ब्रज की होली की तरह लठमार होली खेली जाती है, जिसका इतिहास लगभग 1100 साल पुराना है, जिसको देखने के लिए दूर दराज से लोग यहां पहुंचते हैं। झांसी के डगरवाहा गांव में लठमार होली की परंपरा लगभग 1100 साल पुरानी है। गांव के लोगों ने बताया कि इस गांव में 10वीं सदी में एक परिवार मथुरा से आकर गांव में बस गया था। उस परिवार ने ही गांव के लठमार होली की शुरुआत की थी। उन्होंने पूर्वजों के हवाले से बताया कि जिस परिवार ने बुंदेलखंड के इस गांव में ब्रज की यह परंपरा शुरू की थी, उस परिवार की पहचान तो इतिहास में कहीं गुम हो गई है, लेकिन गांव वालों ने अब तक इस परंपरा को जिंदा रखा हुआ है। बताया गया है कि ब्रज की ही तर्ज पर उनके गांव में भी होली का पर्व 6 दिनों तक मनाया जाता है। इसमें रंग गुलाल की होली से लेकर फाग के लोकगीतों की धुन पर फूलों की होली भी मनाई जाती है। गांव के ही रहने वाले हरीश यादव ने बताया है कि गांव के खाती बाबा मंदिर में होली का आयोजन होता है और इसमें होली के अवसर पर मंदिर के बाहर एक 50 फीट ऊंचे खंबे पर कपड़े की एक पोटली बांध दी जाती है, जिसमें गुड़ और कुछ पैसे बांध दिए जाते हैं। गांव के पुरुषों की टोलियां होली के बाद दूज के दिन एक पोटली को हासिल करने की कोशिश करते हैं और उन्होंने रोकने के लिए महिलाएं उन पर लठ बरसाती हैं। और यारों की जिस टोली को पोटली उतारने में कामयाबी मिलती है, उसे इनाम के तौर पर पोटली में बंधे पैसे दे दिए जाते हैं। ये करीब 1100 वर्ष पुराना है। ये हमारी मथुरा की परंपरा है। जो हमारे पहले मथुरा में श्री कृष्ण भगवान बनाते थे, तो हम लोग मथुरा से भगे, पहले पहुंचे राजस्थान, फिर राजस्थान से कुछ कारणवश इधर आए, तो ये गांव बसाया डगरवाहा। तो बस वही परंपरा मथुरा वाली तो हम लोगों ने रग रग में बसी। क्या होता है यहाँ, होता क्या है? यहाँ पे एक बांस गाड़ा जाता है करीब 40 फुट का। उसके ऊपर भाग में गुड़ बांधा जाता है और गांव के लोग उस गुड़ पे चढ़ के तोड़ने की कोशिश करते हैं। औरतें उस पर लठ बजाती हैं, मानिए वो लठमाल हो रही है। कौन सा गांव है ये डगरवाहा है। करीब 11 वर्ष पुराना है। अच्छा। हमारे जो पुरखा मथुरा से आए थे, उन लोगों ने ये परंपरा स्टार्ट की थी करीब 1100 वर्ष पहले, जब से बराबर निरंतर चली आ रही है। यहाँ ये बांस पे गुड़ बांधते हैं और गुड़ तोड़ने के लिए जो आदमी उसकी कोशिश करते हैं जनी। तो बुलेटिन में बात अब बागपत की कर लेते हैं, जहां पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों ने होली खेली है। तो बागपत में होली का पर्व शांति और सौहार्द के साथ बनाया गया। इस कड़ी में बागपत के विभिन्न पुलिस थानों और पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों ने आला अधिकारियों के साथ रंग गुलाल लगाकर होली का पर्व मनाया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने ढोल के ताप पर जमकर डांस भी किया। बता दें कि बागपत पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय और अपर पुलिस अधीक्षक NP सिंह ने जमकर होली खेली और पुलिसकर्मियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए होली के पर्व को शांति से मनाने की अपील भी की। तो बुलेटिन में बात संभल की कर लेते हैं, जहां बीजेपी नेता आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते नजर आए। तो संभल में लोकसभा चुनाव को लेकर एक तरफ प्रशासन एक्टिव हो गया है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। बता दें कि देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, लेकिन संभल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी परवेश्वर लाल सोनी बाबरे बाबा ध्वजा मेले में ग्राम सिवाली पहुंचे, जहां उन्होंने आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई। बता दें कि परमेश्वर लाल सैनी ने मंदिर परिसर में ही लोगों से वोट की अपील की। बता दें कि सारा मामला केला देवी थाना क्षेत्र के सिहावली गांव का है। अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग सत्ताधारी विपक्ष बीजेपी के प्रत्याशी पर क्या कुछ कार्रवाई करता है। तो बुलेटिन में बात पीलीभीत की कर लेते हैं। बता दें कि पीलीभीत से बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट काट दिया है और पीलीभीत से जतिन प्रसाद को प्रत्याशी बनाया गया है।
तो पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी के आखिरी दाव चलने से पीलीभीत बेहड़ी लोकसभा क्षेत्र की फिजा पूरी तरह बदल चुकी है। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर पीलीभीत में सियासी उठापटक अभी भी मची हुई है। बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट काटकर यूपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद को प्रत्याशी बनाया। वरुण गांधी के चुनाव लड़ने पर असमंजस अभी भी बरकरार है। इस बीच बीजेपी नेता हेमराज वर्मा ने नामांकन पत्र खरीदा है और इससे उनके चुनाव लड़ने की चर्चा शुरू हो गई है। बता दें कि नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा लोकसभा चुनाव में पार्टी से टिकट लेने की होड़ में थे। कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद का टिकट फाइनल होने पर उनको झटका लगा। ऐसे में मंगलवार को हेमराज ने नामांकन पत्र खरीद लिया। उन्होंने बुधवार को अपने आवास पर गांव टाह में चुनाव को लेकर एक आपात बैठक भी बुलाई है, जहां हेमराज वर्मा के नामांकन पत्र लेने से चुनावी गरियालों में चर्चाओं का बाजार अब गर्म हो चुका है। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल होने के लिए कहा है। तो बुलेटिन बातों शामली की कर लेते हैं, जहां शामली से इकरा हसन ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। तो शामली जिले की कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार इकरा हसन ने मंगलवार को नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान इकरा हसन से साथ कलेक्टर पहुंचे सपा नेता प्रोफेसर सुधीर पवार की पुलिस से नोकझोंक हो गई। दरअसल सुधीर पवार के सिर पर लाल टोपी पहनी थी, जहां कलेक्ट्रेट में सुरक्षा व्यवस्था में तैनात एक इंस्पेक्टर ने सुधीर पवार से वो लाल टोपी उतारकर अंदर जाने की बात कही, जिस बात पे वहां विवाद हो गया। बता दें कि शामली जिले से कैराना लोकसभा सीट पर पहले चरण में मतदान होना है, जिसको लेकर मंगलवार को समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों ने अपना अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं दूसरी ओर नामांकन करने के लिए पहले समाजवादी पार्टी उम्मीदवार इकरा हसन के साथ आए सपा नेता प्रोफेसर सुधीर पवार की पुलिस से जी नोकझोंक हो गई। इकरा हसन ने नामांकन के दौरान प्रोफेसर सुधीर पवार बतौर उनके प्रस्तावक बनकर पहुंचे थे। नामांकन दाखिल करने के बाद समाजवादी पार्टी उम्मीदवार इकरा हसन ने कहा कि हम लोगों को चुनाव में किसी से कोई खतरा नहीं है, हम चुनाव जीतेंगे। उन्होंने कहा कि राजनीति में हर कोई कमियां निकालता है, मेरी उम्र के युवा भी कमियां निकालते हैं। हम तो कहते हैं उन लोगों को भी राजनीति में आना चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन होने का उनके चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार में किसानों के मुद्दे ज्यों के त्यों ही हैं। चुनाव के जो मुद्दे हैं वो सभी के समक्ष हैं और सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर जो महिलाओं के लिए सुरक्षा है, उनकी स्वास्थ्य के लिए है और एजुकेशन का हमारा यहाँ पे बहुत कमी है और इंफ्रास्ट्रक्चर और गन्ने का भुगतान, यही सभी हमारे मुद्दे हैं। मैम, गन्ने का भुगतान और किसानों की जो बात किया करते थे, इस चुनाव में कहीं है ही नहीं है। कोई किसान की बात नहीं कर रहा, गन्ने की बात नहीं कर रहा, बेरोजगार। तो बुलेटिन बात मुजफ्फरनगर की कर लेते हैं, जहां आरएलडी और बीजेपी के नेताओं ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। तो मुजफ्फरनगर में बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन से पहले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मुजफ्फरनगर पहुंचे और बीजेपी के चुनावी कार्यालय पहुंचकर उन्होंने बीजेपी समर्थकों को संबोधित भी किया। बता दें कि नामांकन के समय डॉक्टर संजीव बालियान के साथ उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल और के साथ साथ बीजेपी आरएलडी के जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहे। नामांकन करने के बाद डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का वो धन्यवाद अदा करते हैं, जिन्होंने उन्हें तीसरी बार सांसद के रूप में चुनाव लड़ने का अवसर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटों को जीतने का काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद। मुझे तीसरी बार सांसद के रूप में चुनाव लड़ने का अवसर दिया। पिछले 10 वर्ष नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और पिछले 7.5 वर्षों में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के काम, बदलता हुआ मुजफ्फरनगर, जो यहाँ मुद्दे थे 65 साल आज़ादी के बाद भी, बिजली, सड़क और पानी, वे मुद्दे 10 साल में हल हुए हैं। कानून व्यवस्था इतनी बेहतर है कि शायद मेरे बाबा जी के समय भी कानून व्यवस्था ऐसी नहीं थी जो आज मुजफ्फरनगर की है। पिछले 10 साल के काम और अगले 5 साल का जो विजन है, उसे लेकर जनता के बीच में जाएंगे। राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर विजय प्राप्त करेंगे।
तो बुलेटिन में बात रामपुर की कर लेते हैं, जहां समाजवादी पार्टी अपने ही गढ़ में फंसती नजर आ रही है। तो लोकसभा चुनाव से के पहले चरण के लिए नामांकन का टाइम बुधवार को आखिरी दिन है, लेकिन रामपुर सीट पर प्रत्याशी को लेकर समाजवादी पार्टी अभी तक फैसला नहीं कर पाई है। इस बीच मंगलवार को रामपुर में समाजवादी पार्टी में बड़ी बगावत भी देखने को मिली। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय सागर और उपचुनाव में प्रत्याशी रहे असीम रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया, जिसके बाद जिला अध्यक्ष अजय सागर ने कहा कि आजम खान के निर्देश पर उन्होंने ये फैसला लिया है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय सागर ने कहा कि आजम खान साहब ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से रामपुर सीट से चुनाव लड़ने की पेशकश की थी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। यहाँ की जनता की परेशानियों को देखते हुए जनता को जिस तरह से पहले उपचुनाव में परेशानियां आई, प्रशासन की तरफ से जिस तरह से परेशान किया गया, उसको देखते हुए आजम खान साहब के आदेश पर हम लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। इस तरीके का बयान खुद समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय सागर ने दिया। जिलाध्यक्ष अजय सागर ने चुनाव के बहिष्कार करने के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी नेता आजम खां की तरफ से लिखे गए एक पत्र को जारी करते हुए ये तस्वीर साफ कर दी। पत्र में आजम खां की तरफ से जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए गए। सीधे तौर पर उन्होंने साल 2019 में लोकसभा चुनाव को लेकर की गई गड़बड़ियां और उपचुनाव में की गई गड़बड़ियों को लेकर गंभीर आरोप लगाए। इसको लेकर ही समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता चुनाव का बहिष्कार करने पर उतारू हैं। हमारे आदरणीय नेता माननीय मोहम्मद आजम खान साहब ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पेशकश की थी कि वो रामपुर से चुनाव लड़ें, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ से चुनाव नहीं लड़े और कई नाम आए। इसी उपलक्ष्य में हम यहाँ की परेशानियों को देखते हुए, यहाँ की जो जनता के साथ उपचुनाव में पहले के चुनाव में जो परेशानियाँ आई हैं उनको देखते हुए, प्रशासन द्वारा जिस तरीके से परेशान किया गया है उसको देखते हुए आदरणीय आजम खान साहब के आदेश पर हम लोग इस चुनाव का बहिष्कार। तो बुलेटिन बात प्रयागराज की कर लेते हैं। कामायानी एक्सप्रेस में बम की सूचना से पूरी ट्रेन में हड़कंप मच गया। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ डिवीजन के अंतर्गत जंघई रेलवे स्टेशन बलिया से लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई जा रही कामायानी एक्सप्रेस में बम होने की अफवाह पर सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक कामयानी एक्सप्रेस में किसी बोगी में एक बैग के अंदर विस्फोट होने की सूचना पर आरपीएफ कंट्रोल रूम को मिली थी। खबर मिलते ही कामयानी एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे रेल यात्रियों में हड़कंप मच गया। ट्रेन जैसे ही लगभग 6 बजे वाराणसी प्रयागराज रूट पर जंघई स्टेशन पर पहुंची तो उसे रोककर आरपीएफ और जीआरपी के जवानों ने ट्रेन को घेर लिया और चेकिंग अभियान शुरू किया गया, जहां ट्रेन को जंघई स्टेशन पर रोककर मौके पर पहुंचे डॉग स्क्वाड की टीम ने जांच की। प्रयागराज में बीडीएस की टीम बुलाई गई और भारी संख्या में पुलिस बल के जवानों को तलाशी अभियान के लिए लगाया गया और पूरी ट्रेन की गहन तलाशी ली गई, जिसके बाद जांच में कोई भी संदिग्ध चीज ट्रेन में नहीं मिली। जिसके बाद पुलिस अधीक्षक अजयपाल शर्मा ने बताया कि बम की सूचना मिलने पर मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल लगाकर छानबीन कराई गई। जब सुरक्षा बल संतुष्ट हो गए तो ट्रेन सुरक्षित गंतव्य को जा सकेगी। इसके लिए ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया। तो बुलेटिन बात बागपत की कर लेते हैं, जहां पर 2 पक्षों में मारपीट हुई, जिसके बाद एक पक्ष के युवक ने वहां भीड़ पर ट्रैक्टर ही चढ़ा दिया। तो बागपत में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ, जहां विवाद में दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं एक युवक ने इकट्ठा हुई भीड़ पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और पूरे मामले की जांच की। दरअसल ये पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के नेवाड़ा गांव का है, जहां गांव में राजेंद्र के परिवार का प्रमोद के परिवार से मामूली बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसमें दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आगे आ गए और जमकर मारपीट की गई। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई तो वहीं एक युवक ने इकट्ठा हुई भीड़ पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिसमें 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए और मौके पर चीख पुकार मच गई। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। तो बुलेटिन के आखिरी में बात एटा की कर लेते हैं, जहां सभी तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता दें कि एक कार ने बाइक में टक्कर मार दी। तो एटा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार कार ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। बता दें कि सारा मामला जेथरा क्षेत्र के अंतर्गत गांव
नगला धप्पी मोड़ के पास हुआ, जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं मौत की सूचना मिलते ही युवकों के परिजनों में कोहराम मच गया। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।